तच्चक्षुर्देवहीतं शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं ॐ सविता पश्चात्तात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्तात् सविताधरात्तात् सविता नः सुवतु सर्वतात्यं सविता नो रासतां दीर्घमायुः। श्री सूर्यनारायणार्पणमस्तु। मानव सदा से ही लंबा जीवन जीने का इच्छुक रहा है। प्राकृतिक विपदाएं हों अथवा बीमारियां, मानव सदा से ही अपनी सुरक्षा के उपाय खोजने में रत रहा है। विज्ञान की विविध शाखाओं ने औषधियों के माध्यम से ऐसे अनेक उपाय मानव को प्रदान किए हैं। आधुनिक औषधि विज्ञान ने मानव को अनेक रोगों का, विशेषतः संक्रामक रोगों का खात्मा करने की शक्ति प्रदान की है। इस क्षेत्र में व्यापक प्रगति के बावजूद कई रोगों का उपचार अब तक खोजा नहीं जा सका है। इन उपचारों की खोज में हम एक बार फिर प्राचीन भारतीय पद्धति आयुर्वेद की टोह लेने में जुटने लगे हैं। आयुर्वेद का इतिहास 4000 साल पुराना है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन वैदिक ग्रंथ अथर्ववेद से हुई। यह प्रमुख रूप से मानव तथा प्रकृति के निरीक्षण पर आधारित है। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान। जीवन शास्त्र के अतिरिक्त स्वस्थ जीवन का शास्त्र भी इसमें सम्मिलित है। मूलतः यह मानव जीवन का संबंध प्रकृति तथा ब्रह्मांड से स्थापित करता है। आयुर्वेद रोगों से बचाव को काफी महत्व देता है। यह स्वास्थ्य संवर्धन का ज्ञान भी प्रदान करता है। इसके प्रति आयुर्वेद दिनचर्या की संकल्पना प्रतिपादित करता है। दिनचर्या यानी आहार, व्यायाम, निद्रा, ब्रह्मचर्य आदि का दैनिक नियमन। इसी प्रकार ऋतुचर्या ऋतुओं के अनुसार जीवन का नियमन प्रतिपादित करती है। आयुर्वेद के दिनचर्या एवं ऋतुचर्या के सिद्धांत उन दिनों के परिस्थितियों के अनुसार बनाए थे। आज परिस्थितियां बदल गई है तथा उन सिद्धांतों का पालन कठिन हो चला है। इन सिद्धांतों की मूल संकल्पना को परिस्थिति के अनुसार अपनाने की आवश्यकता है। इससे जीवन लय सुचारू कर शारीरिक स्वास्थ्य तथा लंबी आयु संभव किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए मानव शरीर की समझ आवश्यक है। आयुर्वेद मानव शरीर की संरचना का विश्लेषण करते हुए कहता है कि मानव शरीर 5 तत्वों यानी पंच महाभूतों से निर्मित है। पृथ्वी, आप यानी जल, तेज यानी अग्नि, वायु तथा आकाश। संपूर्ण ब्रह्मांड भी इन्हीं तत्वों से बना है। अर्थात जो अन्न हम खाते हैं, जो जल हम पीते हैं या जिस वायु का श्वासोच्छ्वास हम करते हैं, वे सब इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। आयुर्वेद बताता है कि पृथ्वी तथा जल तत्वों के मिलने से कफ, अग्नि तथा जल मिलने से पित्त एवं वायु तथा आकाश मिलने से वात दोष का निर्माण होता है। प्रत्येक मानव की शारीरिक संरचना अथवा प्रकृति इन 3 प्रकृतियों में से एक होती है। वात प्रधान वातिका प्रकृति, पित्त प्रधान पैथका प्रकृति अथवा कफ प्रधान कफज प्रकृति। विभिन्न समीकरणों से आयुर्वेद 7 प्रकृतियों का विवरण देता है। वात, पित्त, कफ, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ तथा त्रिदोषात्मक।
ये दोष यानी शरीर के नियंत्रक शरीर के ऊतकों यानी धातु पर प्रक्रिया कर जीवित पदार्थों यानी मल का निर्माण करते हैं। इनका स्वरूप निर्भर करता है हमारे भोजन, भोजन के समय, जीवन शैली, माहौल तथा मानसिक स्थिति पर। इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हमें अस्वस्थ बना सकता है और धीरे धीरे धातु के क्षीण होने से हमारा शरीर रोगों का घर बन जाता है। दोषों के संतुलन को बनाए रखने के लिए आयुर्वेद पंचकर्म यानी 5 क्रियाओं का परामर्श देता है। वमन यानी उत्प्रेरित उल्टियां, विरेचन यानी उत्प्रेरित मल निकास, बस्ती यानी गुदे द्वारा तरल औषधि को पेट में चढ़ाना, नस्य यानी नासिका मार्ग से दवा देना तथा रक्तमोक्ष यानी रक्त निकास। सैद्धांतिक रूप से आयुर्वेद में निर्दिष्ट उपचार पद्धति के 2 मुख्य भाग हैं। संशोधन, जिसमें निवारण तथा रोगनाश के उपाय सम्मिलित हैं। रसायन निवारण प्रक्रिया है, जिससे आयु बढ़ने के कारण शरीर क्षय को पुनरुज्जीवन पद्धतियों से रोका जा सकता है। यह पद्धतियां पेड़ पौधों में भी पाई जाती हैं। पेड़ पौधे जो महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों का विलक्षण आगार भी हैं। इन जड़ी बूटियों में प्रमुख हैं अश्वगंधा, अमलकी, गुडुचि, शतावरी, ब्राह्मी, बिभीतक, गोक्षुर, भल्लातक, पुनर्नर्व, अर्जुन, गुगुल, पिंपली, वृद्धदारू आदि। औषधियों के अलावा आयुर्वेद शरीर संरचना के अनुसार भोज्य पदार्थों के बारे में भी बताता है। वात दोष वाले व्यक्तियों को दाल तथा संकोचक या स्तंभक पदार्थों को कम मात्रा में खाना चाहिए। पित्त दोष वाले व्यक्तियों को चटपटे, मसालेदार खाने तथा मदिरा के सेवन से परहेज करना चाहिए। कफ दोष वाले व्यक्तियों को मिष्टान्न तथा मांस नहीं खाना चाहिए। इन पहलुओं का भारतीय आहार में वैसे भी समुचित ध्यान रखा गया है, क्योंकि वह सभी 6 रसों के संतुलन पर आधारित है। इसमें शरीर का विकास तथा क्रियाकलाप संतुलित रहता है। असंतुलित शारीरिक क्रियाओं का उपचार जड़ी बूटियों में निहित है। इनमें निवारण तथा रोगनाश दोनों प्रकार के गुण होते हैं। खनिजों में भी साध्य गुण होते हैं। ताम्र या तांबे को यकृत या गुर्दों के रोगों के इलाज में उपयोग किया जाता है। मूत्र व्याधियों के लिए शिलाजीत प्रभावी होता है। गंधक तथा पारे का मिश्रण भी उपचार में प्रयोग किया जाता है, किंतु सभी खनिजों को विषमुक्त करने के बाद। मूंगे या प्रवाल तथा अन्य जल जीवों का भी उपचारों में प्रयोग किया जाता है। समशमान चिकित्सा दूसरी पद्धति है जो सनातनी स्वरूप की है। इसके अंतर्गत व्याधियों का शरीर के भीतर ही शमन कर दिया जाता है। आयुर्वेद हमें प्रकृति के साथ रहना सिखाता है। प्राकृतिक पेड़ पौधों तथा खनिजों का उपयोग आपसी लाभ की धारणा को परिलक्षित करता है। हम अक्सर इस ओर ध्यान देना भूल जाते हैं कि मानव शरीर प्रकृति की बदलती चित्तवृत्तियों का प्रतिकार करता है तथा इस वजह से कष्ट पाते हैं। समय तथा लयबद्ध घटनाओं, मौसम के परिवर्तन, आहार विहार के बदलाव, वातावरण तथा औद्योगिकीकरण के कारण जीवन शैली के परिवर्तन इसके कारक है। आयुर्वेद औषधि विद्या ने भी इन परिवर्तनों का साथ दिया है। ये पारंपरिक तथा आधुनिक विधियों का समृद्ध तथा कारगर संगम है। आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण की प्रक्रिया काफी व्यापक हो गई है तथा औषधि के प्रकार पर निर्भर करती है।
लोकप्रिय च्यवनप्राश की घटक सामग्री को महीन पीसकर उसका अंतिम स्वरूप प्रदान किया जाता है। आयुर्वेदिक औषधियों के नित नए प्रयोग चलन में आने लगे हैं तथा भारत एवं अन्य देशों में उनके कई प्रतिस्पर्धी भी उत्पन्न हो गए हैं। इनमें शामिल हैं चूर्ण, फंत, क्वाथ, आसव, आरिष्ठ, अवलेह, गुटी, वटी आदि। आयुर्वेदिक औषधियों में आधुनिक औषधियों के मानकीकरण का अभाव है। इन औषधियों की सांगठक सामग्री की प्रामाणिकता परखने का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। मरीज के मन में यह स्वाभाविक संदेह उत्पन्न होता है कि इन आयुर्वेदिक औषधियों में वाकई आवश्यक सामग्री का प्रयोग हुआ है या नहीं। आधुनिक औषधियों में घटक सामग्री के परिमाण को आंका जा सकता है। पैरासीटामोल जो औषध है उसके ऊपर 500 मिलीग्राम का लेबल है, इसका मतलब है उसमें 500 मिलीग्राम है। आयुर्वेद में फिलहाल यह संभव नहीं है। औषधियों का मानकीकरण ही एक मुख्य मुद्दा नहीं है। इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि मरीज किस प्रकार, किस माध्यम द्वारा औषधि ग्रहण करता है। आयुर्वेद में इसे अनुपान कहते हैं। उदाहरणार्थ, एक औषधि घी, शहद तथा जल के साथ सेवन करने पर अलग अलग परिणाम दे सकती है। इसका विचार किया जाना अत्यावश्यक है। औषधि के अणु आकार जैसे भौतिक गुणों की रासायनिक विभाजन कर प्रामाणिकता सिद्ध करने की कसौटी आयुर्वेदिक औषधियों के लिए पर्याप्त नहीं है। आयुर्वेद में औषधियों को प्राबल्य विज्ञान की कसौटी पर परखा जाता है। जड़ी बूटियों को विधिवत संबद्ध किया जाता है। उनके स्वाद, तत्व, गर्म या ठंडा करने की वृत्ति, पाचन पश्चात परिणाम तथा अन्य क्षमताओं के आधार पर कोई भी भोज्य पदार्थ, फिर चाहे वो मीठा हो या खट्टा, नमकीन हो या तीखा, कसैला हो या संकोचक यानी स्तंभक, खाई गई मात्रा के अनुपान में विभिन्न परिणाम करता है। कम या अधिक मात्रा में उनके सेवन से भोजन को जीवित पदार्थों में बदलने की शारीरिक क्रिया असंतुलित हो सकती है। आधुनिक विज्ञान में यह तथ्य नहीं किया है। मुझे लगता है कि आज आवश्यकता है आयुर्वेद के तत्वज्ञान को मानकीकृत औषधि निर्माण की आधुनिक पद्धतियों के समन्वय की। आयुर्वेद आरोग्य को व्यापक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करता है। केवल रोग का उपचार न करते हुए रोगी का उपचार करना इसकी विशेषता है। आरोग्य केवल रोग मुक्ति नहीं, बल्कि संतुलित दोष, स्वस्थ अग्नि, धातु तथा मल का प्रतिफल है। यह संतुलित इंद्रियों में परिणत होता है। संतुलित मन तथा आत्मा यानी अच्छे स्वास्थ्य के आधार स्तंभ। आयुर्वेद बताता है कि स्वास्थ्य का आधार है यथा योग्य आहार विहार एवं विवेकपूर्ण व्यवस्थित जीवन। आयुर्वेद के क्षेत्रांतर्गत शारीरिक स्वास्थ्य के साथ धर्म, आत्मा, मन तथा कर्म भी शामिल हैं। आयुर्वेद मानव और प्रकृति के प्रति व्यापक सर्वसमावेशक दृष्टिकोण रखता है, जबकि पाश्चात्य विज्ञान आणविक संरचना तथा रसायन शास्त्र पर आधारित सीमित दृष्टिकोण रखता है। तभी दोनों समान स्थितियों की इतनी अलग व्याख्या करते हैं। आज आवश्यकता है आधुनिक औषधि शास्त्र तथा आयुर्वेद जैसे शास्त्रों के बीच की अदृश्य दीवार गिराकर उन्हें मानव जाति के कल्याण के हित में एकीकृत करने की। आयुर्वेद केवल एक पारंपरिक शास्त्र नहीं है जिसकी तरफ अन्य औषधियों के विफल हो जाने पर ही मुड़ा जाए। समग्र विश्व में आज आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा, निष्ठा व जिज्ञासा बढ़ रही है।
क्योंकि श्रेष्ठ जीवन पद्धति का जो ज्ञान आयुर्वेद ने इस विश्व को दिया है वो अद्वितीय है। आयुर्वेद अनादि तथा शाश्वत विज्ञान है, जीवन जितना ही शाश्वत।